तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और चलिए शुरू करते हैं। और काफ़ी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। अपनी कुछ प्रिपरेशन चल रही थी जिसकी वजह से हम आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। और सबसे बड़ी बात, बहुत कुछ आप लोग के लिए लेकर आने आ रहे हैं। काफ़ी सारे जो नोट्स हैं, मॉक टेस्ट पेपर हैं, टेस्ट सीरीज हैं, और भी बहुत कुछ आने वाले वक्त में कई सारे नए नए ऑफर्स आएंगे, कोर्सेज लॉन्च किए जाएंगे और कहीं ना कहीं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपको दिए जाएंगे। क्लियर कि नहीं है? तो चलिए, हम सबको पता है जो एजुकेशन सबसे पावरफुल टूल है कि बिना एजुकेशन का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन के जरिए हमें हर चीज को बेहतरीन तरीके से करने का मौका मिलता है। चाहे सोसाइटी में हमारी इज्जत हो, चाहे लोगों के साथ में, चाहे जितने भी जैसे भी ग्लोबली हो, चाहे आप बोलो नेशनली हो, चाहे आप किसी एरिया में रहते हो, किसी भी मतलब जगह पे रह रहे हो, आपको जो इज्जत मिलती है, मान सम्मान मिलता है, वो एजुकेशन की वजह से मिलता है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है ना, एजुकेशन को हर किसी तक पहुंचाने का जिम्मेदारी बहुत सारे लोगों पे, कुछ लोगों पे होनी ही चाहिए, ताकि ऐसा कोई ना रहे जो बिना एजुकेशन का रह सके। और इस वजह से उनके पास जो स्किल्स है पहुंचेगी या जो उनको कंटेंट दिए जाएंगे वो बेहतरीन होनी चाहिए। तो चलिए, कुछ शुरुआत हमने भी किया है और कुछ बेहतर देने की कोशिश अब करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, आने वाले कुछ समय में सीए फाउंडेशन की एग्जाम्स आने वाला है, सी सीट का एग्जाम्स आने वाला है, सीएमए फाउंडेशन के एग्जाम्स आने वाला है, फिर जाके बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम आ जाएगा। और देखते ही देखते क्लास 11th एंड 12th के एग्जाम्स आ जाएगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किए जा रहे हैं, हमारे द्वारा रिवीजन क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स लॉन्च किए जाएंगे, डिफरेंट तरीके के नोट्स वगैरह पब्लिश किए जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा जो आपको उससे मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके, मैक्सिमम एंड मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। तो अब हम लोग कंटिन्यूअस बेहतरीन तरीके से एक दूसरे के साथ में जुड़ेंगे और बेहतरीन रिजल्ट लेकर के आएंगे। दूसरी बात मैं और बताना चाहता हूं, ऐसा कुछ भी टॉपिक है जो छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, छोड़ना ही नहीं है अपने को छोड़ना नहीं है, दायां बायां इधर उधर कुछ देखना ही नहीं है, सिर्फ फोकस रहना है एजुकेशन। जो भी आपको कंटेंट दिए जाएंगे, जो भी आपकी डाउट होगी, उसको क्लियर करना हमारा कर्तव्य बनता है। तो अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ में, ये जो टॉपिक है जहां से हमारी शुरुआत हो रही है, ये टॉपिक है डिमांड्स का। देन आफ्टर हम सप्लाई, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, इन सब चीजों की डिस्कशंस करें, इन सब चीजों की डिस्कशंस करें। अब ये टॉपिक कहाँ कहाँ पर है? ये टॉपिक बेसिकली अगर देखा जाए तो 11th के बच्चों को भी देखना पड़ता है, 12th के बच्चों को भी देखना पड़ता है। उसके बाद ये सीए फाउंडेशंस में है, सीएमए फाउंडेशंस में है, सीट में है, और साथ ही साथ ये बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर्स में भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं ये डिमांड क्या है। तो देखिए, डिमांड को समझना है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इन ऑर्डिनरी स्पीच में अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे समय पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, डिमांड में बेसिकली दो वर्ड आता है, एक आता है डिजायर और एक आता है वांट्स। मैं रिपीट कर रहा हूं, डिजायर और वांट्स। डिजायर और वांट्स दोनों ही डिफरेंट वर्ड्स है। किसी चीज की विश आप करते हो तो ये आपके लिए डिजायर बन जाता है। लाइक अगर मैं ये बोलूं मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो मतलब बेहतरीन हो, लाइक मतलब मैं मूवी में देखा और वैसी कार मेरे को पसंद आ गया, तो क्या ये डिमांड होगा? बल्कि बिल्कुल नहीं, ये एक जस्ट डिजायर है, ये जस्ट एक डिजायर है, एक विश है जो मेरे पास में ये होनी चाहिए। डिमांड का जो मतलब है, ये मोर देन मेयर डिजायर्स है। आप ये बोल सकते हो जो एक बेगड़ है, एक भिखारी है जिसको खाने फूड चाहिए या बिरयानी चाहिए, तो आप ये भी तो बोल सकते हो ना, बिरयानी के लिए उसके पास में पैसे का होना बहुत जरूरी है, बिरयानी के लिए उनके पास में पैसे का होना बहुत जरूरी है। तो क्या उनके पास में पर्याप्त मात्रा में फंड है जिससे वो बिरयानी परचेज कर सके? मैं बोलूंगा नहीं, उनके पास में वो पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं है जिससे वो बिरयानी परचेज कर सके। तो वो विश कर रहे हैं जो उनके पास में बिरयानी होनी चाहिए, बिरयानी के लिए उनके पास में पैसे का होना बहुत जरूरी है। क्या उनके पास में पर्याप्त मात्रा में फंड है जिससे वो बिरयानी परचेज कर सके? मैं बोलूंगा नहीं, उनके पास में वो पर्याप्त मात्रा में फंड नहीं है जिससे वो बिरयानी परचेज कर सके। तो वो विश कर रहे हैं जो उनके पास में
चाहिए, तो डिमांड उससे ज्यादा है। डिमांड को पूरा करने के लिए डिजायर के साथ में विलिंगनेस का होना बहुत जरूरी है, और विलिंगनेस अगर क्रिएट होता है तो उसके बाद एबिलिटी टू पे का होना जरूरी है। यानी चाहे आप पे करो, चाहे आपके कोई रिलेटिव्स पे करे, चाहे आपके कोई पेरेंट्स पे करे, कोई भी चाहने वाला आपके बदले में पे कर रहा हो उस प्रोडक्ट के लिए जिस प्रोडक्ट को आप लेना चाहते हो। क्लियर कि नहीं है? तो ये सिंपल सी बात है। देखिए, कोई भी डिमांड तब तक इफेक्टिव नहीं होता है जब तक डिजायर के साथ में विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे नहीं आता है। अगर आपके पास में एबिलिटी टू पे है, उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए परचेजिंग पावर है, देन वो डिमांड हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट्स? तो डिमांड्स के लिए क्या होना जरूरी है? डिजायर का होना जरूरी है, परचेज एंड एबिलिटी का होना जरूरी है। दूसरी बात, विलिंगनेस का भी होना जरूरी है। ऐसा कई बार होता है जो आपके पास में पैसे तो होते हैं बट आप उस प्रोडक्ट को परचेज करना नहीं चाहते हो। यानी ऐसा कई बार होता है जो आपके पास में पैसे तो होते हैं बट आप उस प्रोडक्ट को परचेज करना नहीं चाह रहे हो। तो इफेक्टिव डिमांड के लिए डिजायर का होना जरूरी है, मीनिंग टू परचेज एंड एबिलिटी का होना जरूरी है, विलिंगनेस का होना जरूरी है ताकि उस प्रोडक्ट को आप परचेज कर सको। क्लियर के नहीं है? जैसे मैं बोलता हूं डू आई वॉन्ट इट, ये मेरा डिजायर है। मैं बोलता हूं कैन आई अफोर्ड इट, ये मेरा एबिलिटी है। मैं बोलता हूं आई एम विलिंग टू बाई इट, ये मेरा विलिंगनेस है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं बोलता हूं डू आई वॉन्ट इट, ये मेरा डिजायर है। मैं बोलता हूं कैन आई अफोर्ड इट, ये मेरा एबिलिटी है। मैं बोलता हूं एम आई विलिंग टू बाई इट, ये मेरा विलिंगनेस है। जब तक ये होगा नहीं तब तक डिमांड पूरा नहीं होगा, कोई भी इफेक्टिव डिमांड नहीं होता है। तो किसी भी डिमांड को पूरा करने के लिए परचेजिंग पावर और एबिलिटी टू पे का होना जरूरी है, विलिंगनेस टू पे का होना जरूरी है। जब तक ये नहीं होगा किसी भी चीज के लिए तब तक वो डिमांड नहीं बनेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर डिमांड क्रिएट किसके लिए होता है? डिमांड क्रिएट होता है किसी कमोडिटी के लिए। हम किसकी डिमांड करते हैं? हम किसी कमोडिटी की डिमांड करते हैं। वो कमोडिटी क्या होता है? वो कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज होता है। सर गुड्स क्या होता है? फिजिकल प्रोडक्ट होता है। सर्विसेज सर क्या होता है? इनविजिबल प्रोडक्ट होता है। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए होता है। सर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कंज्यूमर को क्या चाहिए? सर विलिंगनेस चाहिए। सर कंज्यूमर को क्या चाहिए? विलिंगनेस चाहिए। सर विलिंगनेस के साथ साथ क्या चाहिए? एबिलिटी टू पे चाहिए, यानी उसको पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए, उसको पे करने की एबिलिटी होनी चाहिए। तब क्या बन जाएगा ये? सर ये डिमांड बन जाएगा। सर क्या बन जाएगा? ये डिमांड बन जाएगा। यानी एक कंज्यूमर्स के लिए डिमांड क्या होगा? कोई कमोडिटी होगा। कमोडिटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस। उस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कंज्यूमर के पास में विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे का होना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने डिमांड को पूरा कर सके, ताकि वो अपने डिमांड को पूरी कर सके। तो इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव डिमांड्स बोलते हैं, याद रखिएगा। इसे हम बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। तो होप सो आपको यहां तक तो समझ में आ गया। फिर आप बोलोगे सर ये डिमांड तो मेरे को समझ में आ गया, ये आपने जो बताया मेरे को पूरी तरीके से क्लियर हो गया, अब इसको डेप्थ में ले जाके एनालिसिस करिए। तो मैं बस आपको ये बताना चाहूंगा, देखिए डिमांड, किसी भी डिमांड को इफेक्टिव होने के लिए, किसी भी डिमांड्स को इफेक्टिव होने के लिए तीन चीज का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले प्राइस, यानी किसी भी प्रोडक्ट का जो डिमांड है ना उसकी प्राइस से तय होता है। जो मार्केट की प्राइस है, मार्केट की प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से तय किया जाता है। तो जो मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है और उसकी जो प्राइस है वो पे करने की एबिलिटी आपके पास में है कि नहीं है। फिर आता है टाइम। फिर क्या आता है? टाइम। जिस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हो, जिस समय, यानी जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम है आपके पास में, उस समय आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और तीसरा आता है प्लेस। जो प्रोडक्ट जिस प्लेसेस पे आपको चाहिए उस प्लेसेस पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। जहां पर प्राइस, टाइम और प्लेस तीनों आ जाता है, ये बन जाता है इफेक्टिव डिमांड। ये क्या बन जाता है? इफेक्टिव डिमांड। याद रखना, यानी कि इस पे हर प्रोडक्ट की अपनी एक स्पेसिफिक प्राइस है, वो प्राइस पे करने की एबिलिटी आपके पास में है कि नहीं। देन जिस समय में आपको ये प्रोडक्ट चाहिए वो उस समय में ये प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं है। नेक्स्ट, जिस प्लेसेस पे आपको ये प्रोडक्ट चाहिए उस प्लेसेस पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि
नहीं है। या जिस समय में आपको ये प्रोडक्ट चाहिए उस समय में आप प्रोडक्ट को परचेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जहां पर प्राइस, टाइम और प्लेस तीनों है, जहां पर प्राइस, टाइम और प्लेस तीनों है, उसे हम इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। याद रखिएगा, इसे हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव डिमांड बोलेंगे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। डिमांड किसको रेफर करता है? क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स और सर्विस, जहां पर कंज्यूमर के अंदर विलिंग एंड एबिलिटी होनी चाहिए जो अलग अलग प्राइस में एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर वो अपनी डिमांड को पूरा कर सके। होप सो आपको यहां तक तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो मैंने बता दिया डिमांड के लिए तीन चीज का होना जरूरी है। डिमांड हमेशा किसके रेफरेंस में होता है? प्राइस के रेफरेंस में। इसके लिए गिवन पीरियड ऑफ टाइम चाहिए और कंज्यूमर के पास में नेसेसरी जो हमारा जो भी परचेजिंग पावर है वो होनी चाहिए। क्लियर के नहीं है? तो यानी कि ऐसे भी समझ सकते हो ना, मेरे को एक सप्ताह में मेरे घर पे 2 केजी चीनी लगता है और 1 केजी चीनी की जो कीमत है वो अप्रोक्स 40 रुपीज करके है। तो 2 केजी चीनी की जो कीमत होगा वो 80 रुपया होगा। तो ये क्या हो गया? प्राइस, यानी कि मुझे को हर सप्ताह ₹80 चीनी के लिए पे करना पड़ेगा। क्वांटिटी कितना चाहिए? 2 केजी चाहिए, यानी 2 केजी हमें, हाँ, हमें शुगर चाहिए ही चाहिए। जिस प्लेस पे चाहिए, जिस प्लेस से हमें चाहिए उस प्लेसेस पे अवेलेबल है कि नहीं है। जिस समय पे चाहिए उस समय पे मैं कंज्यूम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। जिस प्राइस में बिक रहा है उस प्राइस में मैं ले पा रहा हूँ कि नहीं ले पा रहा हूँ। इसे हम डिमांड बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम डिमांड बोलेंगे। तो होप सो आपको यहां तो समझ में आ गया होगा जो डिमांड्स क्या है। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं डिमांड्स का, ये है अब टॉपिक डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड्स। यानी कि आप ये बोल सकते हो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड इफेक्ट होता है। वह कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे डिमांड इफेक्ट होता है। तो वो फैक्टर्स यानी वो डिटर्मिनेंट सुनिश्चित करनी है आपको जिससे डिमांड क्रिएट होता है। सर, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे डिमांड इफेक्ट होगा। उसमें सबसे पहला जो फैक्टर्स आता है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, ये है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये क्या है? ये है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका मतलब क्या है ये समझिएगा। प्राइस ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी मैं किसी प्रोडक्ट को परचेज करना चाहूंगा, जब भी मैं सर्विस लेना चाहूंगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले किसी भी कमोडिटी का जो रिलेशन इंपैक्ट करता है एक कंज्यूमर के दिमाग में, जो सबसे पहला चीज आता है वो उस कमोडिटी की प्राइस को लेकर के आता है। उस कमोडिटी की प्राइस को लेकर के आता है। यानी जिस गुड्स एंड सर्विसेज को एक कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस क्या है। तो यहां पर जो बाकी सारे फैक्टर होंगे, लाइक फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5, फैक्टर 6, ये सब कंस्टेंट होंगे। ये सब क्या होंगे? कंस्टेंट। यानी उस कमोडिटी का, यानी उस गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस के अलावा मैं दूसरे फैक्टर्स की बात नहीं करूंगा। हम सिर्फ उस कमोडिटी को प्राइस को लेकर ही बात करेंगे, जो ये दर्शाता है जो अगर उस कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करेगा, या प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करेगा। ये होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी में। प्राइस डिक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांड, प्राइस इंक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज करता है, अब प्राइस डिक्रीज करने से क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज करता है। ये होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी में। यानी इसके अलावा किसी दूसरे फैक्टर्स की हम बात ही नहीं करते हैं। इसके अलावा हम किसी दूसरे फैक्टर्स की बात नहीं करते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी का। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो यहां पर क्या होगा, जो अदर फैक्टर होंगे वो इक्वल होंगे। तो पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, other things being equal, the demand of a commodity is
ओके, तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, यानी जो दूसरे फैक्टर्स होंगे वो समान रहेंगे, यानी इक्वल रहेंगे, कंस्टेंट रहेंगे। और आप इसको, अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल वर्ड है, आप इसको सेटिरस पेरिबस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेटिरस पेरिबस। जब लोअर प्राइस रहेगा तो क्वांटिटी की जो डिमांड होगी वो हायर होगा, और जब हायर प्राइस रहेगा तो क्वांटिटी की डिमांड जो होगी वो लोअर हो जाएगी, यानी क्वांटिटी की जो डिमांड हो जाएगी वो लोअर हो जाएगी। आपको सिंपल वर्ड में बताते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आप बल्क में परचेज करते हो तो उसकी प्राइस लो हो जाता है, अगर आप सिंगल कमोडिटी परचेज करते हो तो उसकी प्राइस हाई हो जाता है। इनवर्सली रिलेटेड का मतलब होता है दो अपोजिट डायरेक्शन। अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है, अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज कर रहा है, तो ये इनवर्स रिलेटेड है, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसे हम बोलते हैं प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी में आपने ये सीखा, जो अदर फैक्टर्स होंगे वो इक्वल होंगे, यानी सेटिरस पेरिबस होगा। फिर आपने ये सीखा, किसी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ जाए तो क्वांटिटी डिमांड घट जाएगा, किसी कमोडिटी का प्राइस अगर घट जाए तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। इसे हम इन्वर्सली रिलेटेड के रूप में देखते हैं, जिसका मतलब ये होता है जो किसी भी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है वो कम हो रही है। वो दिक्कत आपको यहां तक है? चलिए, ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट जो मैं आपसे बात करूंगा, देखिए प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। रिलेटेड कमोडिटी दो तरीके के होते हैं, एक है कंप्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। पहला क्या है? कंप्लीमेंट्री गुड्स, और दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको एक साथ कंज्यूम किया जाते हैं, जो एक दूसरे के अनुपूरक हैं, यानी एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं। क्लियर कि नहीं है? फॉर आप ये समझिएगा, जिस गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाएगा तो उसकी जो रिलेशनशिप होगी वो इनवर्स हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं कार एंड पेट्रोल का, कार एंड पेट्रोल। तो यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कार की पेट्रोल की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, तो कार की जो क्वांटिटी डिमांड है ये डिक्रीज हो जाएगा। पेट्रोल की प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो कार की जो क्वांटिटी डिमांड है ये इंक्रीज हो जाएगा। इसे हम बोलेंगे कंप्लीमेंट्री गुड्स, यानी जिस गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाएगा तो उसकी जो रिलेशनशिप बनेगी वो इनवर्स बनेगी, उसकी जो रिलेशनशिप बनेगी वो इनवर्स बनेगी। तो ऐसे गुड्स जिसको एक साथ कंज्यूम किया जाता है, कंज्यूम टुगेदर होती है, उसकी रिलेशनशिप इनवर्स होती है। तो अगर किसी एक गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। लाइक कार की प्राइस अगर बढ़ता है तो पेट्रोल की क्वांटिटी डिमांड कम होगी, कार की प्राइस घटता है तो पेट्रोल की डिमांड बढ़ जाएगी, या पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो कार की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, या पेट्रोल की प्राइस घट जाती है तो कार की जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी जिस गुड्स की बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, जिस गुड्स की बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स आर गुड्स विच कैन बी यूज विथ ईच इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जहां पर एक प्रोडक्ट की जगह आप दूसरे प्रोडक्ट को आप यूज कर सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास में। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं, जहां पर हमारे पास में बेस्ट ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल होता है, उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें तो टी एंड कॉफी, तो टी एंड कॉफी में आपको ये समझना है, अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो टी का जो कंज्यूमर्स होगा वो कॉफी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, तो कॉफी का जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ गया, बट कॉफी ने अपने प्राइस में कोई बदलाव नहीं किया। टी का प्राइस बढ़ने से कॉफी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ रही है, तो इसे हम बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। यानी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से जो कंज्यूमर है वो दूसरे कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाते हैं, कंज्यूमर जो है वो दूसरे कमोडिटी पे शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे गुड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट
गुड्स, यानी जहां पर आपके पास में बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो इसकी जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। सर ऐसा क्यों बोला? एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने से दूसरे कमोडिटी का क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, तो ऐसे गुड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे का क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, ऐसे गुड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो इसका जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव्स हो जाएगा, इसका जो रिलेशनशिप होगा वो पॉजिटिव्स हो जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शंस में इंक्रीज होंगे। तो जो कंप्लीमेंट्री गुड्स है उसका रिलेशनशिप इन्वर्स या नेगेटिव होता है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो रिलेशनशिप जो होता है वो पॉजिटिव होता है। कंप्लीमेंट्री गुड्स एक साथ जो गुड्स को कंज्यूम करते हो, सब्स्टिट्यूट गुड्स जिसकी बेस्ट ऑल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शंस आपके पास में अवेलेबल होता है। एक का रिलेशनशिप इन्वर्स है, दूसरे का पॉजिटिव्स है। होप सो आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं और हम बात कर रहे हैं, मैंने बता दिया था इसका रिलेशनशिप इनवर्स है इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोप है, इसका रिलेशनशिप पॉजिटिव है कंप्लीमेंट्री गुड्स का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का, इसलिए ये अपवर्ड्स है। तो ये इसकी डायग्राम है। क्लियर कि नहीं है? अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट्स आता है ये है लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउसहोल्ड। लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड ये क्या इंडिकेट करता है? बोलता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि जब हम किसी कंज्यूमर्स या किसी हाउस होल्ड के इनकम की बात करेंगे तब किसी दूसरे फैक्टर्स की बात नहीं करेंगे। इसी का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी जब इनकम की बात किसी इंडिविजुअल कंज्यूमर या किसी हाउस होल्ड के इनकम की बात हो रही होगी तो किसी दूसरे फैक्टर की बात नहीं हो रही होगी। हमारा जो ध्यान केंद्रित होगा वो सिर्फ उस कंज्यूमर्स के ऊपर होगा, उस इंडिविजुअल हाउस होल्ड के ऊपर होगा जिसकी इनकम की बात कर रहे होंगे। तो ये बताना चाह रहा है कि इसकी जो रिलेशनशिप होता है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। क्यों? अगर किसी कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ता है तो उसकी जो लग्जरियस यानी स्पेसिफिक गुड्स जो है, कुछ ऐसे कमोडिटी जो सुपीरियर क्वालिटी का होगा, जो बेहतर क्वालिटी का होगा, जिससे प्रेस्टीज क्रिएट हो रहा होगा। तो जब किसी कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ता है तो वो सुपीरियर कमोडिटी, किस कमोडिटी? सुपीरियर कमोडिटी का जो क्वांटिटी डिमांड है वो उसकी इंक्रीज हो जाता है। और बट याद रखिएगा जो इन्फीरियर कमोडिटी है उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, कि कंज्यूमर्स की इनकम इंक्रीज करने से वो लग्जरियस प्रोडक्ट को परचेज करना शुरू कर देगा, वो सुपीरियर कमोडिटी को परचेज करना शुरू कर देगा, उसकी लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। वो यानी कि जब जैसे अगर ज़्यादा पैसा आने लगेगा तो 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, महंगी कार खरीदेगा, महंगी वॉच उसके हाथों में होगा, उसकी जो लाइफ स्टाइल है, उसकी जो न्यूट्रिशन से सब कुछ बदल जाएगा, उसकी जो हॉलीडे है, ट्रिप्स है, वो सब कुछ बदल जाएगा। तो ये क्या है? इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। किसी कंज्यूमर्स के इनकम इंक्रीज करने से उसकी जो सुपीरियर कमोडिटी की जो मतलब डिमांड है वो बढ़ जाता है। बट ये भी ध्यान रखना है, ये एक्सेप्शंस में जो हमारा आता है वो इन्फीरियर आता है, क्योंकि इन्फीरियर यानी जो बैड क्वालिटी के राइस हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उसके कंजम्पशन करना ये धीरे धीरे कम कर देगा, क्लियर, या तो बंद कर देगा, तो इसकी डिमांड जो है वो नहीं बढ़ेगा। गॉट माय पॉइंट्स? तो आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बट ये पूरी तरीके से सही भी नहीं है, तो ये आप समझ के चलिएगा। यानी डिपेंड करता है अपन दी क्लास के ऊपर, आप किस आपकी जो कमोडिटी है वो किससे बिलोंग करता है। जो कंफर्ट एंड लग्जरियस है, इनकम बढ़ने से इसकी डिमांड ऑब्वियसली बढ़ता है, बट ये इंफीरियर कमोडिटी की डिमांड नहीं बढ़ाता है। तो जैसे ही आपके इनकम बढ़ेगा तो आप सुपीरियर कमोडिटी को परचेज करना शुरू कर देते हैं। तो होप सो आपको ये समझ रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये जो रिलेशनशिप क्रिएट करेगा ये पॉजिटिव रिलेशनशिप क्रिएट करेगा, यानी किसी कमोडिटी का, किसी याद रखें किसी कंज्यूमर्स का अगर इनकम इंक्रीज करेगा तो सुपीरियर कमोडिटी यानी लग्जरियस कमोडिटी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो ये आपका लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड है, जहां पर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करने से जो लग्जरियस या सुपीरियर कमोडिटी है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, बट जो इम्पैक्ट नहीं आती है वो आता है इन्फीरियर के ऊपर। और इसका जो रिलेशनशिप है ये भी आपका जो रिलेशनशिप है, इसका जो रिलेशनशिप है ये भी आपका इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है। होप तो आप इनवर्स है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। क्या है?
पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो होप्स तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट्स की मैं बात करता हूं, यह है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है जनरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चेंज होता है, क्योंकि जो फैशंस है, जो एडवर्टीजमेंट्स, हैबिट, एज, फैमिली कंपोजिशंस को देखते हुए हर एक चीज का तरीका बदल जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो चेंज हो जाती है। जो चीजें आपको 2 साल पहले पसंद होगा जरूरी नहीं वो चीजें अभी आपको पसंद आए। जनरल लैंग्वेज में बोलता हूं, जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसकी डिमांड बढ़ जाएगा, जो ट्रेंडिंग में नहीं है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में है उसकी डिमांड बढ़ेगा, जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में नहीं है उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ये बेसिकली टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स में होता है। कंज्यूमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। कंज्यूमर की जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट्स के जरिए हमें जिस चीज़ें से हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, जो चीज़ें ट्रेंड करेगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे अभी यो हनी सिंह ट्रेंड कर रहे हैं, उनकी जो नया जो गाना है वो लॉन्च कर रहा हुआ है और मैंने देखा है कि एक दिन के अंदर मतलब अप्रॉक्स 20 मिलियन क्रॉस कर चुका है। तो आपको समझना पड़ेगा जो हनी सिंह काफी समय के बाद बैक किए हैं, कम बैक किए हैं और सरप्राइज कर दिया लोगों को। यानी कि अभी वो ट्रेंड कर रहे हैं, कल वो नंबर 1 सॉन्ग पे ट्रेंड कर रहे थे, तो ऑफकोर्स लोग उनको देखना पसंद कर रहे हैं। तो हमारे जो बादशाह भाई जो उनके पीछे जो उंगली करने में लगे हुए थे, यानी कि जो बाप को जब बेटा उंगली करता है तो आपको पता ही है क्या हर्ष होता है। तो बादशाह भाई का खटिया खड़ा कर दिए उनकी, वो अगर अभी गलती से भी गाना लॉन्च कर देंगे तो वो आउट ऑफ ट्रेंड में चले जाएंगे। तो आप ये समझिएगा, जिस चीज की ट्रेंडिंग में है, जो चीज ट्रेंड में है उसकी डिमांड बढ़ जाती है और जो ट्रेंड में नहीं है उसकी डिमांड कम हो जाती है। जैसे अपनी इंडियन टीम अभी ट्रेंड में चल रहा है, कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हर किसी के जवान पे इंडियन टीम का नाम है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड कर रहा है। तो ऑफकोर्स ये जो प्लेयर्स अभी खेल रहे होंगे इनकी डिमांड आने वाले वक्त में काफी बढ़ेगा क्योंकि ट्रेंडिंग में है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर क्या बोलता है? जो प्रोडक्ट ट्रेंड कर रहा है उसकी डिमांड बढ़ेगा, जो ट्रेंड नहीं है, हट चुका है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। चलिए ये तो समझ में आपको आ चुका है। नेक्स्ट जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना जा रहा हूं वो आपका पॉपुलेशन एस्पेक्ट है। ऑफ कोर्स जिस एरिया का, जिस रीजन्स का, जिस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगा, जिस प्रोडक्ट के लिए उसकी पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी डिमांड उतना ही ज़्यादा होगा, उसकी डिमांड उतना ही ज़्यादा होगा। लार्जर द पॉपुलेशन गेट लार्जर द डिमांड, लोअर द पॉपुलेशन गेट लोअर द डिमांड। ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? द हाइयर इज द डिमांड फॉर ऑल कमोडिटी कब होगा? जब पॉपुलेशन ज्यादा होगा। कंट्री की पॉपुलेशन जैसे इंडिया में दुनिया की हर कंट्री, जितने भी कंट्री है उसकी हर बड़ी बड़ी बिजनेस टाइकून, बिजनेसमैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहता है कि इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और इन्वेस्टमेंट्स के लाइक भी है और इससे काफी ज्यादा वो रेवेन्यू भी जनरेट करेंगे। तो जहां पर ओल्ड एज पीपल होंगे वहाँ पर स्टिक्स का डिमांड ज़्यादा होगा, जहाँ बच्चे होंगे वहाँ पर टॉय का डिमांड ज़्यादा होगा, जहाँ पर यंग एज पीपल होगा वहाँ पर बुक्स का, कैफ़े का, इन सब का डिमांड ज़्यादा होगा। जहाँ पर मिडिल एज पॉपुलेशन होंगे वहाँ पर जो कैफ़े हो चाहे अदर जो भी मतलब उनके लिए जो नेसेसिटीज है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, जितना ज़्यादा, जितनी बड़ी पॉपुलेशन डिमांड उतनी ज़्यादा, जितनी छोटी पॉपुलेशन डिमांड उतनी कम। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी तरीके से आपको क्लियर है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम। जिस कंट्री की इनकम हायर होगा उसका डिमांड भी उस तरीके से ज़्यादा होगा, जिस कंट्री की इनकम लोअर होगा उसके डिमांड्स भी उसी तरीके से क्रिएट हो रहे होंगे। क्लियर के लिए फिर एक और वर्ड आता है सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ये बोलता है जैसे फैमिली बैकग्राउंड होगा उसका डिमांड बिल्कुल वैसा होगा, जैसा एजुकेशन होगा उसकी डिमांड
बिल्कुल ऐसा होगा। जो बच्चे अड्डेबाजी करते हैं, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए बुक्स की वैल्यू नहीं होगी, कंप्यूटर्स की वैल्यू नहीं होगी, लैपटॉप्स की वैल्यू नहीं होगी, उसके लिए जो चीज़ें, जो एजुकेशन सिस्टम्स को बदलने के लिए बनाया जा रहा है, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। वो पैसे उस पर कभी खर्च नहीं करेगा, वो ग्रोथ पे पैसे कभी नहीं डालेगा। अब सिंपल सी बात है, अब जो अल्कोहलिक है उसके लिए अल्कोहल का मायने बढ़ जाता है, ना कि उसके लिए बुक्स के मायने। जो बियर पीना पसंद करता है, जो कोई और भी अलग अलग एक्टिविटी करता है, उसलिए अब मान लो जो यंग एज है, जिनको प्यार मोहब्बत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो ऑफकोर्स वो बुक को वैल्यू नहीं देंगे, वो कोर्सेज को वैल्यू नहीं देंगे, वो एजुकेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। उनके हिसाब से जो एक्सेप्टेंस होगी वो सिर्फ क्या होगा, प्यार और मोहब्बत होगा। तो वो सेल फोन को इम्पैक्टफुल देंगे, वो मीम्स को इम्पैक्ट देंगे, वो रील्स को देखेंगे, वो उन चीज़ों पे ज़्यादा मतलब डिपेंडेंसी हो जाएंगी। तो ऑफकोर्स उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। तो मैरिटल स्टेटस, अगर आप सिंगल हो तो डिमांड कम होगा, डबल हो यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड है या तो आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। लोकेलिटी के हिसाब से डिमांड भी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आता है वेदर कंडीशन। देखिए जैसा कंडीशंस रहेगा वेदर का, उसके हिसाब से डिमांड इन्फ्लुएंस होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट रहेगा, समर रहेगा, तो आप समझ रहे हैं तो आइसक्रीम की डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी। विंटर्स अगर होगा तो जैकेट्स की डिमांड ज़्यादा होगी। तो बरसात होगा तो छाता का डिमांड ज़्यादा होगा। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। जैसे अभी पूजा आ रहा है, चल रहा है, तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो है कपड़े का डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगा। तो वेदर कंडीशंस के हिसाब से भी डिमांड बढ़ता है और घटता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है एडवर्टीजमेंट्स। देखिए एक क्लेवर और कंटिन्यूअस कैंपेन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट होता है ना, वो न्यू टाइप्स ऑफ डिमांड को क्रिएट कर देता है। यानी कि अगर मैं आपको ये बोलूं, जो एक प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बार बार दिखाया जा रहा है पब्लिक को, तो उसकी जो डिमांड है उसके लिए वो बढ़ जाएगा, वो उसको परचेज करना शुरू कर देगा। तो ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। जिस चीज़ की एडवर्टीजमेंट जितनी ज़्यादा होगा उसकी डिमांड उतना ही ज़्यादा होगा। जिस चीज़ की एडवर्टीजमेंट जितनी ज़्यादा होगा उसकी डिमांड उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ ये है गवर्नमेंट पॉलिसी। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट अगर हायर टैक्स आपसे चार्ज करेगा तो डिमांड कमेगा, गवर्नमेंट अगर टैक्स कम चार्ज करेगा तो डिमांड बढ़ेगा। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका आता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस, यानी कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है जो फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो डिमांड अभी कम हो जाएगा। कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है फ्यूचर में प्राइस डिमांड अभी बढ़ जाएगा, फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो अभी डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि लोग वेट करेंगे और बाद में परचेज करेंगे। तो चलिए होप सो अब तो हम कंटिन्यूअस कनेक्ट होने वाले हैं और अच्छी अच्छी कंटेंट में आपके लेकर आने वाला हूँ। तो होप सो आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, और दिल से आप हमें विशेष करिएगा ताकि हम भी ग्रो करें और साथ साथ आप भी ग्रो करें। आपका लाइक, कमेंट और शेयर करना बहुत जरूरी है, खास करके कमेंट और लाइक करना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से हम लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। थैंक यू सो मच और हैप्पी नवरात्रि।